संसद का मॉनसून सत्र कल यानी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कायदे से तो संसद के अंदर हंगामा, नारेबाजी और वॉकआउट कल से शुरू होना चाहिए था, लेकिन भारतीय राजनीति की रफ्तार देखिए। यहां ट्रेलर ही इतना हिट हो गया कि पिक्चर रिलीज होने की जरूरत ही नहीं बची। हुआ ये कि आज सरकार ने संसद सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुस्कुराते हुए पहुंचे कि भाई आइए बैठकर बातें करते हैं। लेकिन बैठक शुरू होते ही ऐसा भूचाल आया कि पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, डीएमके, वामपंथी दल, सब के सब बैठक छोड़कर बाहर आ गए। जयराम रमेश ने तो एक नया शब्द दे दिया, पार्किंग प्लेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसी कौन सी खीर परोस दी कि विपक्ष का हाजमा खराब हो गया। क्या किसी बिल पर लड़ाई हुई या फिर परीक्षा के पेपर लीक पर? जी नहीं, लड़ाई इस बात पर हुई कि उस कमरे में सरकार के किन लोगों को चाय समोसा खाने के लिए बुला लिया था। आज इसी इनसाइड स्टोरी पर परत दर परत पूरे मामले को तसल्ली से समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। दरअसल पूरे विवाद की जड़ में है एक राजनीतिक दल जिसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। अब हो सकता है कि आप इस पार्टी का नाम पहली बार सुन रहे हो। ये त्रिपुरा की एक छोटी सी कम चर्चित पार्टी है, लेकिन अचानक ये पार्टी भारतीय राजनीति के केंद्र में कैसे पहुंच गई? कहानी शुरू होती है जून के महीने से। ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद टेबल ऑफिस की लिस्ट में दर्ज हैं। लेकिन जून में बड़ा खेल हुआ। टीएमसी के 28 में से 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कहा कि साहब, हम सब ने मिलकर खुद का विलय इस छोटी सी पार्टी एनसीपीआई में कर लिया है, इसलिए हमें संसद में एक अलग गुट के तौर पर बैठने की जगह दी जाए। अब तकनीकी पेच यहीं फंसता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी का कहना है कि संसद की टेबल ऑफिस की आधिकारिक सूची में आज भी टीएमसी के सांसदों की संख्या 28 ही दिखाई जा रही है। इन 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी स्पीकर साहब के पास पेंडिंग है। संविधान के 10वें शेड्यूल और 91वें संशोधन के तहत जब तक स्पीकर इस कथित विलय को मंजूरी नहीं देते, तब तक ये सांसद तकनीकी रूप से स्वतंत्र ब्लॉक नहीं बन सकते। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अनकैटराइज्ड यानी गैर मान्यता प्राप्त दल एनसीपीआई को भी सर्वदलीय बैठक में न्योता भेज दिया। विपक्ष इसी बात पर भड़क गया। उनका कहना था कि जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आता, सरकार इन बागियों को रेड कारपेट कैसे बिछा सकती है। इस पर बैठक से बाहर निकलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि ये मोदी सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध का प्रतीक है जिसमें उन्होंने एनसीपीआई को आमंत्रित किया है, जो कि 20 तथाकथित बागी टीएमसी सांसदों के लिए सिर्फ एक पार्किंग स्थल है, जबकि इस पर अंतिम फैसला अभी भी स्पीकर के पास पेंडिंग है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी के तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा ने मीडिया के सामने आकर आंकड़ों का खेल समझाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने किस आधार पर इन बागियों को बुलाया, जब आधिकारिक रिकॉर्ड में वो अभी भी टीएमसी का हिस्सा हैं और उनके खिलाफ दल बदल का मामला चल रहा है। तो ये न्याय का गला घोंटने जैसा है। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out.
as a symbol of our protest. दिलचस्प बात यह भी रही कि इस वॉकआउट में सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी ही नहीं थे। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, शिवसेना के अरविंद सावंत और सीपीआईएम के जॉन ब्रिशास भी साथ खड़े थे। अरविंद सावंत ने तो यहां तक कह दिया कि शिवसेना के भी जो 6 सांसद शिंदे गुट की तरफ गए हैं, सरकार उन्हें भी इस तरह का गलत संरक्षण दे रही है। यानी विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से लामबंद दिखा, भले ही वो वॉकआउट महज कुछ मिनटों का हो, एक सांकेतिक विरोध ही क्यों ना रहा हो। अब जब विपक्ष ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया तो सरकार की तरफ से भी सफाई आना तय था। बैठक खत्म होते के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि भाई, विपक्ष के इस कदम को पूर्ण बहिष्कार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक सांकेतिक वॉकआउट था, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद विपक्षी नेता वापस बैठक में शामिल हो गए थे। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम संसद में राजनीतिक दलों की संख्यात्मक ताकत यानी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर चर्चा करते हैं। अगर कोई संसद चुनकर आया है तो हम किसी को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि लोकसभा स्पीकर ने पहले ही इन सांसदों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए उन्हें बैठक में बुलाना गलत नहीं था। इसके साथ ही रिजिजू ने एक और जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों के सांसदों ने शिकायत की है कि उन्हें संसद में बोलने का समय नहीं मिलता। अगर सदन शांति से चलेगा तो सबको मौका मिलेगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो सदन के कार्यवाही में बाधा न डाले, ताकि बाद में कोई सरकार पर यह आरोप न लगा सके कि बिलों को बिना चर्चा के और हंगामे के बीच पास करा लिया गया। देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना। वो तो लोकसभा के सदस्य है, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 28 में से 20 सांसदों का टूटकर एक अज्ञात पार्टी में जाना और सरकार द्वारा उन्हें तुरंत मान्यता जैसी सुविधाएं देना, यह साफ दिखाता है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत ही भारी अविश्वास के माहौल में हो रही है और लड़ाई सिर्फ इस बागी गुट तक सीमित नहीं रहने वाली है। इन सब के बीच कल जब संसद का दरवाजा खुलेगा तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का एक पूरा जकीरा तैयार है। पहला मुद्दा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट में कथित चंदे की हेराफेरी और घोटाले का आरोप, जिस पर विपक्ष जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर सकता है। दूसरा मुद्दा देश भर में मेडिकल परीक्षा नीट के पेपर लीक और धांधली का मामला, जिसने करोड़ों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। इसके अलावा देश में चल रहे इथेनॉल ब्लेंडेड वाले E20 पेट्रोल को लेकर विवाद और आरोप, और देश में होने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और खुद लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी तीखे सवाल उठने तय हैं। बहरहाल लोकतंत्र का असली मंदिर संसद है, जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जब सत्र शुरू होने से पहले ही चाय के टेबल पर इतनी कड़वाहट आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर का तापमान कितना गर्म होने वाला है। क्या ये मॉनसून सत्र देश की जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा का गवाह बनेगा, या फिर ये
भी दलबदल की राजनीति, वॉकआउट और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और देश, दुनिया और राजनीति की हर बारीक खबर को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहें एयरनाव के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,